गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बेटा क्लास 10th के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण के क्वेश्चनों को कवर अप करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेटा आपके बहुविकल्पी प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज हम एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। चालू करते हैं बेटा अपना पहला क्वेश्चन। देखिए बेटा, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है? रसराज, कवि प्रिया, गंगा लहरी या शिवा बावनी। तो सबको पता है बेटा कि जो आपके पद्माकर जी द्वारा लिखी गई आपकी रचना है वो है गंगा लहरी। वो कौन सी है बेटा? गंगा लहरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। घोर वैयक्तिकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तन दृष्टिकोण। ये आपके लिए बेटा होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, जो भी इसका आंसर हो बेटा। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल या बेटा आदिकाल। तो याद रखना बेटा जो आपका भारतेंदु युग है वो बेटा आपका आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? 3, 2, 4 या 5। तो याद रखना बेटा जो रीति ग्रंथ है आपके बेटा वो 2 रूपों में मिलते हैं। कितने रूप में मिलते हैं बेटा? 2 रूपों में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कुमकुम किस विधा की रचना है? कुमकुम हमारी किस विधा की रचना है आपको बताना है। कविता संग्रह है, नाटक है, निबंध है या गद्य संग्रह है। तो याद रखना बेटा कुमकुम जो है वो किस विधा की रचना है आपसे पूछा गया है। तो याद रखना कुमकुम हमारा कविता संग्रह है बेटा। क्या है बेटा? कविता संग्रह है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया, अच्छा यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं, यहाँ बेटा अज्ञेय लिख लेना, अज्ञेय। हाँ, तो आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती हैं, मुक्तिबोध है, अज्ञेय हैं या राम नरेश त्रिपाठी। तो याद रखना बेटा आंगन के पार द्वार के जो रचयिता है वो अज्ञेय जी हैं। वो कौन है बेटा? अज्ञेय जी हैं। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रगतिवादी युग की कालावधि है। प्रगतिवादी युग की कालावधि कितनी है? तो सबको पता है बेटा प्रगतिवादी युग की जो कालावधि 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी या 1950 ईस्वी से 1900 ईस्वी या 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक या आपकी 1953 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक। याद रखना बेटा प्रगतिवादी युग की जो कालावधि है वो 1936 से लेकर 1943 तक होती है बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं यशपाल, राम कुमार वर्मा, वृंदावन लाल शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो याद रखना बेटा कि छायावादी युग के जो प्रमुख लेखक हैं वो हमारे हैं राम कुमार वर्मा जी। वो कौन है बेटा? हमारे राम कुमार वर्मा जी। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है निम्न में से रीतकाल की प्रवृत्तियां कौन सी हैं? श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, देश प्रेम की भावना, का व खा दोनों। आपसे ये पूछा गया है। तो याद रखना बेटा जो रीतिकाल की प्रवृत्तियां उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। उसमें क्या होती है बेटा? श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से छायावाद की दो विशेषताएं कौन सी हैं? निम्न में से छायावाद की दो विशेषताएं कौन सी हैं? मुक्ति प्रकृति चित्रण या कविता में हास्य और व्यंग्य के पुट का समावेश, श्रृंगार और प्रेम वेदना, प्रकृति का मानवीकरण। तो आपको इसका जो भी आंसर होगा बेटा आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। इसका जो भी आंसर हो ये भी आपका HW का वर्क है बेटा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पलाश वन के रचनाकार कौन है? पलाश वन के रचनाकार कौन है बेटा? भूषण है, श्रीधर पाठक है, नरेंद्र शर्मा है या मीराबाई है। तो सबको पता है बेटा पलाश वन के रचनाकार है बेटा हमारे नरेंद्र शर्मा। कौन है बेटा? नरेंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से छायावादी युग के कवि कौन है? छायावादी युग के कवि कौन है आपको बताना है। सुमित्रा नंदन पंत है, दादू दयाल है, नरेंद्र शर्मा है या कुतुबन है। तो छायावादी युग के जो कवि हैं वो आपके हैं बेटा सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में या 1979 ईस्वी में। तो याद रखना बेटा तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में संपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है बेटा छत्र साल दशक के रचनाकार हैं बिहारी, नरोत्तम दास, जागतिक या भूषण। तो याद रखना बेटा छत्र साल दशक के रचनाकार हैं आपके भूषण। कौन है बेटा? भूषण है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम लिखिए। घनानंद, बोधा ठाकुर, सार गंगाधर, सारंग
धर या का व खा दोनों, तो याद रखना बेटा डी ऑप्शन इसका सही होगा। घनानंद और बोधा ठाकुर दोनों के दोनों आपके रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं लिखिए। सौंदर्य भावना, करुणा तथा नैराग्य की भावना, करुणा तथा नैराग्य की भावना, मानवतावादी प्रकृति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो प्रगतिवादी युग की जो विशेषता थी वो थी बेटा मानवतावादी प्रकृति। कौन थी बेटा? मानवतावादी प्रकृति। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? आंसू है, उत्तरायण है, यामा है या चौखे चौबदे है। याद रखना बेटा राम कुमार वर्मा द्वारा जो रचित प्रबंध है वो कौन सा है? उत्तरायण है। कौन सा बेटा? उत्तरायण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा ललित ललाम के रचयिता है। ललित ललाम के रचयिता कौन है? पद्माकर है, भूषण है, मतीराम है या बिहारी है? याद रखना बेटा ललित ललाम के जो रचयिता हैं वो हमारे कौन है, ये पूछा गया है। तो ललित ललाम के रचयिता हमारे होते हैं बेटा पद्माकर, भूषण, मतीराम या फिर बिहारी। तो याद रखना ललित ललाम के रचयिता हैं बेटा हमारे मतीराम। कौन है बेटा? मतीराम। कौन है बेटा? मतीराम है। अगला क्वेश्चन बोला गया है रसिक प्रिया के रचनाकार हैं आचार्य केशवदास, आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य देव भिखारी दास। याद रखना रसिक प्रिया के रचनाकार हैं बेटा आचार्य केशव दास। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? निबंधकार थे, गद्य गीतकार थे, आलोचक थे या कवि थे? तो राय कृष्णदास हमारे बेटा निबंधकार थे। कौन थे बेटा? निबंधकार थे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ है? हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ है? 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी से 1938 ईस्वी से 1919 ईस्वी। याद रखना हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास आपका बेटा 1850 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। कब से प्रारंभ हुआ था बेटा? 1850 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? मर्यादा और हंस, सुधा और हंस, छाया और प्रभा या सरस्वती? तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा किसके द्वारा बेटा? मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी? तो आपको ये भी बेटा HW है, आपको होमवर्क है, इसको आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पत्रिका है जो प्रेमचंद द्वारा संपादित की गई थी। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 में। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा कौन सी विधा है? निबंध है, डायरी है, उपन्यास है, कविता है? तो याद रखना बेटा सूरज का जो सातवां घोड़ा है वो आपका एक उपन्यास होता है। वो बेटा आपका क्या होता है? एक उपन्यास है। वो आपका एक उपन्यास है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? आपसे ये पूछा जा रहा है। रामविलास शर्मा की है, प्रेमचंद की है, रामवृक्ष बेनीपुरी की है, महादेवी वर्मा की। तो गेहूं और गुलाब जो रचना है बेटा वो रामवृक्ष बेनीपुरी की है। किसकी बेटा? रामवृक्ष बेनीपुरी की है। अगला बोला जा रहा है तौलिए किस विधा पर आधारित है? तौलिए किस विधा पर आधारित है? नाटक है, एकांकी है, निबंध है, कहानी है? तो तौलिए जो है बेटा आपकी एक एकांकी है। क्या है बेटा? एकांकी है। अगला क्वेश्चन है अथाह सागर के लेखक हैं। अथाह सागर के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, जैनेन्द्र कुमार। अथाह सागर के लेखक है हमारे पास बेटा जयप्रकाश भारती। कौन है लेखक बेटा? जयप्रकाश भारती हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा हम शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं बेटा आपके बाबू गुलाब राय। कौन है बेटा? बाबू गुलाब राय। अगले क्वेश्चन की बात करें अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या आपके बेटा प्रेमचंद हैं या चतुर्सेन शास्त्री हैं? तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं हमारे बेटा विष्णु प्रभाकर। कौन है बेटा? विष्णु प्रभाकर है। कौन है भैया? विष्णु प्रभाकर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। गोदान किस युग का उपन्यास है? गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग का है, द्विवेदी युग का है, शुक्लोत्तर युग का है या आधुनिक युग का है? तो याद रखना बेटा गोदान आधुनिक युग का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन बोला गया है यदि प्लस अपि में संधि है। यदि प्लस अपि में संधि बेटा यद्यपि बनेगा। कौन बनेगा बेटा? यद्यपि। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है मधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन है। तो मधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन होता है बेटा मधुना। क्या होता है बेटा? मधुना। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है पठ्यस्य रूप है पठ धातु का कौन सा रूप है? तो सबको पता है बेटा ये लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, तो इसका ये हो गया।
तो इतने बहुविकल्पी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। इन्हीं बहुविकल्पियों में से वहाँ सारे बहुविकल्पी आपसे पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेटा गद्यांश की। तो आपका सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश आपको ये दिया गया है बेटा, गद्यांश दिया गया है, ये संकेत ऐसे ही लिख गया है, गलती से इसको न लिखना। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिनों दिन अवनीत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती रहेगी। इसमें 3 प्रश्न आपसे पूछे गए बेटा। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ सहित संदर्भ लिखिए। पहला तो आपको संदर्भ लिखना है। दूसरा प्रश्न आपसे कहा गया है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है, ये जो ऊपर रेखांकित है ना, इसकी व्याख्या करना। और तीसरा पूछा गया बेटा युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है। तो सबसे पहला आप आंसर लिखेंगे बेटा संदर्भ। तो प्रस्तुत गद्यावरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। मित्रता नामक निबंध से अवतरित, ये तो हो गया पहला आंसर। दूसरा आपसे कहा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करना है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। तो इसका जब हम लोग बेटा व्याख्या करेंगे तो हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग क्या पड़ेगी बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो लिखेंगे बेटा शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। यदि बुरी संगति जो होती है बेटा आपके, वो घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो बुखार उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी तरह बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। ठीक, अगला थर्ड क्वेश्चन आपसे बोला गया बेटा युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो याद रखना बेटा युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनीत के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी। युवा पुरुष की जो बुरी संगति होगी वो उसे अवनीत के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसित करेगी। निरंतर उसको उन्नति की ओर क्या करेगी बेटा, अग्रसित करेगी। ये आपका पहले का पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया, तीनों प्रश्न, और इस तरह से आपसे वहां पूछे जाएंगे बेटा। चलते हैं एक और महत्वपूर्ण बेटा गद्यांश है आपके लिए। इन 2 गद्यांशों को आप कर लीजिएगा। मैक्सिमम चांस है कि यही 2 गद्यांश आपको वहां मिल जाएंगे देखने को। अगला बोला गया बेटा भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी। अब इसमें 3 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न कह रहा है बेटा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो उपर्युक्त गद्यांश है उसका आपको संदर्भ लिखना है। दूसरा बोला गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा आपसे कहा गया है प्रस्तुत गद्यावरण के लेखक का क्या कहना चाहता है। इस गद्यावरण के थ्रू आपका जो लेखक है वो आपसे क्या कहना चाहता है। तो देखिए बेटा संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ सबको पता है बेटा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित है। किससे बेटा, गद्य खंड से संकलित है। गद्य खंड से संकलित है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक निबंध से लिया गया। ये किससे लिया गया बेटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो लिखित भारतीय संस्कृत नामक निबंध है उससे लिया गया। अब बोला गया रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए। तो इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी हड़बड़ा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी। तो देखिए बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर दूसरे देशों के वासी अथवा ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के मौलिक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं
घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं कि भारत तो एक देश है ही नहीं, अपितु यह तो अनेक देशों का समूह है। यहाँ के निवासी भी किसी एक जाति के नहीं, अपितु विभिन्न भिन्न जातियों के हैं। दूसरे देशवासियों की इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को अर्थात सतही दृष्टि से देखते हैं, इस प्रकार की गहराई में नहीं उतरते हैं। निश्चित ही ऐसे लोगों को विभिन्नता अर्थात अनेकता नजर आएगी। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे बेटा इसमें पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यावरण के लेखक का क्या कहना चाहता है। ये जो गद्यावरण दिया है इसमें लेखक आपको कहना क्या चाहता है। तो देखिए बेटा, प्रस्तुत गद्यावरण में लेखक भारत भूमि की विभिन्नताओं का बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप से वर्णन करता है। इससे लेखक की अपने क्षेत्र और अपने देश और उसकी संस्कृति के प्रति की भावना झलकती है। क्या बेटा, झलकती है। तो ये आपके दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके गद्य हैं, जिनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए बेटा। अब हम बेटा एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्य की बात करते हैं, जो है आपका, नर के अरु नल नीर की गति आकै करिजोई, जैतो नीचो है चले तैतो ऊंचो होई। ठीक बेटा, तो इसका संकेत हो गया नर की अरु ऊंचो होई। ठीक बेटा, संदर्भ इसका क्या होगा बेटा, प्रस्तुत दोहा कवियर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक से उद्धृत है। ये आपका बेटा हो गया इसका संदर्भ। अब प्रसंग क्या होगा बेटा, प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि मनुष्य जितना नम्र होता है उतना ही ऊपर उठता है। अब इसकी व्याख्या भी बात आपको करना है। तो कवियर बिहारी का कथन है कि मनुष्य की ओर नल के जल की समान स्थिति होती है। जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे होकर बहता है उतना ही ऊंचा उठता है, इसी प्रकार मनुष्य जितना नम्रता का व्यवहार करता है उतना ही अधिक उन्नति करता है। इस प्रकार मनुष्य और नल का पानी जितना नीचे होकर चलते हैं उतने ही नीचे उठते हैं। तो ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बेटा आपका गद्यांश हो गया, पद्यांश है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अब हम कुछ बेटा व्याकरण के क्वेश्चनों की बात करते हैं। जैसे आपकी बेटा पर्यायवाची की बात की जाए तो आप लोगों को पर्यायवाची बेटा जल का याद रखना, पानी और जीवन होता है। बादल का याद रखना बेटा, मेघ और जलद होता है। सूरज का याद रखना, सूर्य और दिनकर होता है। चांद का याद रखना, चंद्र और चंद्रमा होता है। कमल का याद रखना, सरोज और पंकज होता है। और आपको तद्भव तत्व कुछ याद होने चाहिए, कुछ आपको तद्भव तत्व भी याद होना चाहिए बेटा। जैसे रात का रात्रि होता है, दही का दधी होता है, मौत का मृत्यु होता है, दूध का दुग्ध होता है, हाथ का हष्ट होता है, सांप का सर्प होता है, निर्गुण का निर्गुण होता है। तो ये आपके तद्भव तत्व हैं, इनको याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तद्भव तत्व में बेटा। अगला आपके उपसर्गों की बात की जाए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके उपसर्ग हैं जो आपको याद करना है बेटा, वो है अनु। अनु से बनने वाले शब्द हो जाएंगे अनुशासन, अनुकरण, अनुसार। अगला है बेटा परिवार, परिणाम, परिवर्तन, अपमान, अपकार, अपशब्द। सु से बेटा सुंदर, सुमार्ग, सुगम। अभि से अभिलाषा, अभिमान, अभिनव। अन से अनाचर, अनवसर। अधि से बेटा अधिकार, अधिग्रहण। सह से सहपाठी, सहमति। ठीक बेटा, ये महत्वपूर्ण उपसर्ग हो गए। अब कुछ महत्वपूर्ण आप प्रत्यय को बेटा देख लीजिएगा, ये सब 2-2 नंबर के आएंगे बेटा क्वेश्चन आपके। वहां पे आई से अगर हमको प्रत्यय लिखना हो, चतुराई, मोटाई, लिखाई। पन से लिखना हो बेटा बचपन, लड़कपन, पागलपन। तो से लिखना हो महत्व, प्रभुत्व, कवित्व। आवट से लिखना हो बेटा सजावट, लिखावट, बनावट। आइन से लिखना हो सेठाइन, ललाइन, पंडटाइन। बट से लिखना हो लिखावट, सजावट। आवा अथवा वा से लिखना हो दिखावा या पहनावा बेटा। ये महत्वपूर्ण प्रत्यय हो गए। अब द्वंद्व समास की कुछ महत्वपूर्ण चीजें याद रखिए। जैसे पाप और पुण्य की बात की जाए तो पाप और पुण्य इसको लिखा जाएगा बेटा। जल थल, जल और थल इसको लिखा जाएगा। गांव शहर तो इसको लिखेंगे गांव और शहर। माता पिता तो इसको लिखेंगे माता और पिता। इसी तरह अगर हम बात करें बेटा द्विगु समास की, किसकी बात करें बेटा, द्विगु समास की। तो द्विगु समास की बात की जाए जैसे चौराहा, चौराहा किसको बेटा है, 4 राहों का समाहार। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार, 5 पात्रों का समाहार। तो ये आपके हिंदी के टोटल जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके जो पिछले वीडियो में नहीं हो पाए थे वो आज की वीडियो से कवर हो गया। बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी हिंदी में पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इतना पढ़ लीजिए, आपके हिंदी में 170 में 70 नंबर आराम से आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।